नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक के माध्यम से मृदुला गर्ग एक पारिवारिक संबंध के बारे में उनका एक संस्मरणात्मक निबंध होता है के माध्यम से वह बताने का प्रयास करती हैं। मृदुला गर्ग जो हिंदी साहित्य के विकास में उनका काफ़ी योगदान होता है। आइए थोड़ा सा देखें मृदुला गर्ग का हिंदी साहित्य के उत्थान में किस तरह से योगदान है। समकालीन हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या लेखिका के रूप में हम मृदुला गर्ग जी को मानते हैं। मृदुला गर्ग जी का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए में अर्थशास्त्र नामक विषय से किया। यह काफ़ी कौतूहल का विषय है कि उन्होंने एमए अर्थशास्त्र नामक विषय में किया तो फिर वह हिंदी में किस तरह से वह आई। फिर भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू किया। 1974 से स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। उस समय जो उनका समय है, उस समय में देश में अनेक सामाजिक बाह्य आडंबर कुरीतियाँ, देश को आज़ाद कराने वाले जद्दोजहद इत्यादि चीज़ें चल रही थीं। उन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई निबंध लिखे, कई उपन्यास लिखे। कहने का तात्पर्य है कि लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से ही समाज के लोगों को एक नई राह या मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। तो मृदुला गर्ग जी भी ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के लोगों में देश के प्रति जो जागरूकता, उनके जो नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, वह सब विकसित करने का प्रयास करती हैं। आगे कहते हैं कि मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित प्रतिपाटी को तोड़ा है। और इस तरह से जो लोगों की ये मान्यताएं थी कि गद्य ही व्यक्ति को ज़्यादा जागरूक करता है, या काव्य लिखने वाले लोग यह मानते थे कि गद्य लिखने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर उतनी ज़्यादा मौलिकता नहीं है, इसीलिए वह सहज और सरल भाषा में अपनी बात को लिखने का प्रयास करता है। इन सब चीज़ों से हटकर मृदुला गर्ग जी ने गद्य और पद्य दोनों में अपनी रचनाओं के माध्यम से वह समाज में एक नई रूपरेखा, एक नया जीवंत और लोगों के अंदर एक नई जागरूकता पैदा करने का प्रयास करती हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो लेखिका हैं उनका पूरा यह उद्देश्य होता है कि किस तरह से समाज में चलने वाले जो सामाजिक स्तर के जो बुराइयां, कुरीतियां, आडंबर, दिखावा, पाखंड, झूठ है, उसको किस हद से तक हम कम कर सकते हैं या उसमें हम सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे वह बताती हैं कि प्रमुख कृतियाँ हैं उनके मृदुला गर्ग कि उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्तकोबरा, कठगुलाब उपन्यास भी है, संगत विसंगत, दो खंडों में संपूर्ण कहानियाँ, रंग ढंग, चूकते नहीं सवाल, निबंध संग्रह। इस तरह से उनकी ये रचनाएं होती हैं। आइए हम देखें मेरी संघ की औरतें। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, मेरे संघ की औरतें। मृदुला गर्ग जी का जो परिवार है, उस परिवार में
जो औरतें हैं उन्हीं औरतों की विशेषताओं को अपनी रचना का वह केंद्र बनाती हैं और उनके बारे में वह बताने का प्रयास करती हैं, चाहे उनकी वह नानी हो, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनकी मामी हो, चाहे उनकी माँ हो। और औरतों के साथ साथ चूँकि पुरुष का भी संबंध जुड़ा रहता है, इस तरह अपनी नानी के साथ अपने नाना के बारे में बताती हैं, अपनी माँ के साथ अपने पापा के बारे में भी बताते हैं, अपने पापा के साथ अपने पापा के दोस्त के बारे में भी लिखने का प्रयास करते हैं। और मृदुला गर्ग चूँकि 3 बहनें हैं, इसलिए वह आपसी तीनों बहनों की भी क्या विशेषताएं हैं वह भी इस शीर्षक के माध्यम से वह बताने का प्रयास करती हैं। तो पहला जो सबसे पहले है, पहले लाइन में वह अपनी नानी के बारे में बता रही हैं, उनकी नानी किस स्वभाव की थी, कैसी थी, दिखने में कैसी थी। तो पहले वाले में वो बताती हैं कि एक मेरी नानी थी। कौन थी? मेरी एक नानी थी। जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है सही है यह, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं। तो आखिर में लेखिका अपनी नानी को क्यों नहीं देखती हैं? कहीं बता रही, मेरी माँ की शादी के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अभी तो मेरी माँ की शादी ही नहीं हुई थी, तब तक ही मेरी नानी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में, शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। हम लोगों का यह दुर्भाग्य था कि हम लोग अपनी नानी के मुख से कहानी नहीं सुन पाए, इसलिए हम तीनों बहनें ही आपस में एक दूसरे से कहानी सुनते रहे। फिर बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी वास्तविकता समझ में आई। क्या आई? पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी औरत थी। अभी नानी की विशेषताओं को बता रहे हैं कि मेरी नानी पारंपरिक थी, यानी परंपराओं में, रूढ़ियों में विश्वास करने वाली थी। साथ ही साथ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी की नहीं थी, पर्दा नशी थी और बहुत पर्दा करने वाली थी, अर्थात हमेशा चेहरे को या मुख को ढक के रखती थी, जिसको हम घूंघट के नाम से जानते हैं। औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर मेरी नानी का विवाह हुआ, तो उनके पति अर्थात हमारे नाना जी उन्हें तुरंत छोड़कर वरिष्ठी पढ़ने विलायत चले गए। वरिष्ठी मतलब वकालत की पढ़ाई पूरा करने के लिए वह विलायत यानी इंग्लैंड चले गए। इस तरह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेके जब वो लौटे, तो नानी के अपने रहन सहन पर तो डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे, तो विलायती रीति रिवाज के साथ जिस तरह से फॉरेन देशों में, विदेशों में लोग जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से हमारे नाना जी भी उसी तरह का जीवन यापन करने लगे। तो इस तरह से बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर, जो नानी का रहन सहन है उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। न ही नानी कभी भी नाना से अपनी इच्छा, पसंद नापसंद का इजहार किया। इस तरह से नानी स्वावलंबी थी और वह
किसी प्रकार के नाना के व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी नहीं देना चाहती थी और न ही नाना से बहुत ज़्यादा किसी बात की चाहत भी रखती थी, न ही किसी प्रकार की अभिलाषा, न ही किसी प्रकार की वस्तुओं की डिमांड ही रखती थी। इस तरह से नानी का व्यक्तित्व। आगे कहते हैं, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, लेकिन नानी बहुत कम उम्र में अपने आप को मौत के करीब पाती हैं, यानी उनकी अवस्था एकदम मौत के करीब ढलनी शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य उनका खराब होना शुरू हो जाता है। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, तो मेरी माँ की उम्र जो थी उस समय मात्र 15 वर्ष की थी मेरी माँ। बेटी, मेरी माँ की शादी का फिक्र ने इतना डराया। इकलौती बेटी, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी और नानी जी को मेरी माँ की शादी का फिक्र इतना ज़्यादा, फिक्र मतलब चिंता, इतना ज़्यादा होने लगा, वह मुंहजोर हो गई। मुंहजोर मतलब कि बहुत बोलने वाली और बहुत बोलने वाली हो गई। अर्थात मेरी नानी पहले कुछ बोलती ही नहीं थी, लेकिन जब मेरी माँ की शादी की चिंता उन्हें सताने लगे तो वह मुंहजोर हो गई, अर्थात बहुत बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तब उन्होंने नाना से कहा कि मैं पर्दे को दरकिनार करते हुए मैं आपके दोस्त प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए, सभी लोग दंग रह गए, हैरान रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सभी लोग आश्चर्यचकित क्यों रह गए? क्योंकि आश्चर्यचकित इसलिए लोग रह गए क्योंकि लोगों ने सोचा कि जो औरत कभी अपने पति से बिना पर्दा हटाए बात नहीं करती थी, आज वह घर के किसी दूसरे मर्द से कैसे बिना पर्दे का बात करेंगे। तो वही होता है, देखिए, पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या, पर्दा नशी, पर्दा में रहने वाली औरत किस प्रकार से पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, तो आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है? आखिरी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर यह एक अजनबी से क्या कहना चाहती है? फिर पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की तजाकत का लाज रखी। नाना ने वक्त की कमी और मौके की लजाकत की लाज रखी और बिना किंतु परंतु अथवा प्रश्न पूछे ही सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिया आए। फौरन जाकर ले आए किसको? अपने दोस्त। उनके दोस्त का क्या नाम था? प्यारे लाल शर्मा। फिर और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। नानी जब कहना शुरू किया तो सुनने वाले और हैरत में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, वचन दीजिए। प्यारे लाल शर्मा जी से कहती हैं, आप मुझे वचन दीजिए। प्यारे लाल शर्मा जी भी आश्चर्यचकित में पड़ गए, किस बात का वचन दे? तो कहती है नानी कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, यानी मेरी लड़की के लिए वर आप ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं। फिर प्यारे लाल शर्मा जी कहते हैं, आपके पति? कहती हैं, तर्क देती, मेरे पति तो साहब हैं, बहुत बड़े साहब हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। अर्थात फरमा बरदार मतलब आज्ञाकारी। अर्थात मैं नहीं चाहती, मेरे पति इतने बड़े साहब हैं तो अपनी सोच के हिसाब से बड़े साहब से मेरी बेटी का शादी कर देंगे, जो हमेशा आज्ञा देते रहेंगे, लोग आज्ञाकारी बना के रखेंगे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर, कोई सी भी प्रकार का लड़का हो, आज़ादी का सिपाही हो, अर्थात देश को स्वतंत्र कराने वाले
गतिविधि में सक्रिय हो। आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए, इस तरह से उसका शादी करवा दिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। औरत जो अपनी आज़ादी के लिए कभी किसी प्रकार का जद्दोजहद नहीं करती हैं, आज वह देश की आज़ादी के लिए उनके हृदय में इतना फिक्र है। फिर बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। बाद में समझ में, और निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। फिर ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। ठीक है, यह भी उनकी एक सोच थी कि उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार का दखल नहीं दिया। फिर वह कहती हैं कि उन्होंने कभी भी नाना की ज़िंदगी में किसी प्रकार का दखल नहीं दिया। आगे कहती हैं कि न उनमें साझेदारी की, न ही उनके दखलंदाजी की साझेदारी की। फिर कहते हैं कि पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से वो जीती रहीं। किस प्रकार से ज़िंदगी को जीना है वह काम वह करती रहीं, जीती रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से जो पारंपरिक है, जो घरेलू है, उबाऊ है और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, चाहे क्रांतिकारी कुछ भी न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अर्थात आप किसी के जीवन में आप दखल अंदाजी न दें, आप किसी के जीवन में किसी तरह का साझेदारी न करें, तो इस तरह से आप अपने आप में एक बड़प्पन सिद्ध होंगे और इस तरह से लोग आपको भी आपकी निजी ज़िंदगी का सम्मान करेंगे। इस तरह से मृदुला गर्ग जी ने अपने नानी की विशेषताओं को इन 2 पेजों में बताने का प्रयास करती हैं। और वे यह भी बताती हैं कि औरत जो होती है, भले वह अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन वह यदि अपने संस्कारों में रह रही है, अपने पर्दे में रह रही है, तो वह औरत समाज के लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप संस्कारों से अलग हैं और संस्कार में आप नहीं अपने आप को ढाल पा रहे हैं, तो आप घृणित हो जाएंगे और समाज के लोग आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से लोगों को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से इस पाठ में यह हमें अभी तक मृदुला गर्ग जी ने अपने नानी की उन सभी विशेषताओं को बताते हुए और औरत की जो आज़ादी होनी चाहिए उस आज़ादी का सम्मान करते हुए वह उनको यह बताने का प्रयास करती हैं कि हम औरतों को भी अपनी एक इच्छा होती है, आज़ादी होती है और उस आज़ादी का हमें लोगों के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। और इस तरह से यदि हम यह न समझें कि औरतें एक आज्ञाकारी होती हैं, घरेलू काम या नाना प्रकार के कामों में उनका उपयोग हो सकता है, इस तरह की यदि हम सोच रखते हैं तो समझिए कि हम समाज का सही ढंग से विकास नहीं कर पाते। समाज का यदि सही ढंग से विकास तभी होगा जब स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे से कंधा मिला के चलेंगे, दोनों एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करेंगे और दोनों पक्ष एक दूसरे के विचारों का भी सम्मान करेंगे। जिस समाज में इस तरह की भावनाएं पुष्पित होंगी वही समाज काफ़ी हद तक तेज़ी से विकास करेगा और आने वाली पीढ़ी में भी एक संतोष की भावनाएं उसमें दिखाई देंगी। इस तरह से मृदुला गर्ग जी ने
अपने परिवार की औरतों के और साथ ही साथ अपने परिवार के पुरुषों की जो बुनियादी जो विशेषताएं हैं उनको उन्होंने इसमें व्यक्त करने का प्रयास करती हैं।